अस्सलाम वालेकुम। कहानी अर्शी चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मेरा नाम शीतल है। मैं अपने नाना नानी के साथ रहती थी क्योंकि मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद मेरे पापा ने घर वालों मेरे साथ रखने से इनकार कर दिया और इसीलिए मुझे मेरी नानी के हवाले कर दिया गया। मेरे नाना बीमार रहते थे इसलिए वो ज़्यादा कामकाज नहीं करते थे, लेकिन जब मेरी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर गई तो मेरे नाना ने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। मेरे नाना का कोई बेटा नहीं था, उनकी एक ही बेटी थी और वे मेरी मम्मा थी। वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मेरे नाना ने अपने वक्त में मेहनत करके घर बना लिया था और एक छोटी सी दुकान थी। वही दुकान वो चलाते थे जिससे घर का खर्चा चलता था और मेरी पढ़ाई का भी खर्च मेरे नाना उठा रहे थे। उन्होंने मुझे कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उन्होंने मेरी परवरिश बिल्कुल वैसे ही की थी जैसे उन्होंने बहुत साल पहले मेरी मम्मा की परवरिश की थी। वो दोनों मुझे देखकर ही जीते थे और मैं भी ये अपनी ज़िंदगी उन्हीं के लिए जी रही थी। इन दोनों ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मुझे अच्छे से अच्छी ज़िंदगी दे सके। मेरे नाना और नानी मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा करते, इसलिए कि कभी भी मुझे इस बात का एहसास ना हो कि मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं हैं। और वो इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी होते थे, इसलिए कभी मुझे मम्मा पापा के ना होने का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन वो मेरे माँ बाप थे, मैं उन्हें भूल नहीं सकती थी। वो मुझे हर वक्त याद आते थे और मैं यही सोचती थी कि वो इतनी जल्दी मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। नानी मुझे समझाया करती थी कि जाने वालों का वक्त तय होता है, हम लोग उन्हें रोक नहीं सकते और ना ही मौत ये देखती है कि मरने वाला इंसान अपने पीछे कितने लोगों को अकेला छोड़कर जा रहा है, और ना ही मौत ये देखती है कि मरने वाले से कौन कितनी मोहब्बत करता है। उसका तो वक्त तय होता है और वक्त पर सबको जाना होता है। धीरे धीरे मैंने इस ज़िंदगी को कबूल कर लिया था जब मुझे अपने माँ बाप के बगैर ही सारी ज़िंदगी गुजारनी थी। जितनी जल्दी मैं इस सच्चाई को कबूल करती उतनी ही जल्दी मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती थी। नाना नानी ने बहुत मदद की थी और आखिरकार मैंने अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया था। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था और फिर जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मेरे नाना नानी मेरी शादी करवाना चाहते थे क्योंकि अब उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी थी और मेरी नानी भी बीमार रहती थी। नाना ने सुबोध से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। सुबोध को वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो बहुत ही शरीफ और अच्छा इंसान था। मेरे नाना नानी जब मंदिर पूजा करने के लिए जाते थे, सुबोध भी वहाँ पर आता था और वहीं पर उनकी मुलाकात मेरे नाना नानी से हुई थी। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार नौजवान था, बड़ों की इज़्ज़त करने वाला और भगवान की पूजा अर्चना में भी उसका काफ़ी दिल लगता था। मेरे नाना भी मेरे लिए कोई अच्छा ऐसा इंसान चाहते थे जो समझदार हो, बड़ों की इज़्ज़त करने वाला और मेरी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से संभाल सके। मैंने कभी भी नाना नानी के किसी फ़ैसले से इनकार नहीं किया। अब अगर उन्होंने मेरी शादी का फ़ैसला लिया था तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, इसीलिए मैंने अपने नाना की मर्ज़ी पर हाँ कर दी और मेरा रिश्ता सुबोध से तय हो गया। सुबोध से जब मेरा रिश्ता तय हुआ था उसके बाद से मैं थोड़ा बहुत जानने लगी और मैंने उसे जितना जाना था मुझे यही अंदाज़ा हुआ था कि एक बहुत अच्छा इंसान है और मेरे नाना ने मेरे लिए अच्छा फ़ैसला लिया है। और जल्द मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। मेरी शादी के एक हफ़्ते बाद ही मेरी नानी की मृत्यु हो गई थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मेरी नानी मेरी माँ ही थी, लेकिन इस मुश्किल समय में मेरे पति ने मेरा साथ दिया और मुझे सहारा दिया। उसी की वजह से मैं बहुत जल्दी इस गम से बाहर आ गई और मैंने अपनी दोबारा ज़िंदगी उसी तरीके से जीनी शुरू कर दी। मेरे ससुराल में मेरे एक जेठ और जेठानी थे, मेरी एक छोटी नंद थी और मेरी सास ससुर थे। इन सबका बर्ताव मेरे साथ अच्छा था और मैंने भी कभी इन लोगों की सेवा में कभी कोई कमी नहीं की थी। मेरा पति बहुत मेरा ध्यान रखता था। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। मेरे नाना मुझे खुश देखकर वो भी खुश रहने लगे, लेकिन नानी के चले जाने के बाद वो अकेले हो गए थे। मुझे उनकी तन्हाई का एहसास था, इसलिए वक्त निकाल कर उनके पास चली जाती। अब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे, इसलिए मैं नाना के पास घर आकर रहने लगी। 1 महीने में उनके पास रही थी। मैंने उनकी सेवा भी की थी। फिर भी 1 महीने के बाद वो भी नानी की तरह मुझे छोड़कर चले गए। उस वक्त भी मेरे पति मेरे साथ थे। मैंने इस गम को भी सह लिया। मेरे नाना की मृत्यु के बाद उनका घर मुझे मिल गया था। मैंने इस घर को बंद कर दिया और वापस अपने ससुराल आकर रहने लगी। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद मुझे ये ख़बर मिली कि मेरे नाना के घर पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है। जब मैं अपने पति के साथ वहाँ पहुँची तो कुछ लोगों ने मेरे नाना के घर का ताला तोड़ दिया था और घर पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। इन लोगों ने कहा मेरे नाना ने कुछ समय पहले कारोबार शुरू करने के लिए उनसे उधार लिया था और उनका वादा किया था कि वो जल्दी इस उधार को अदा कर देंगे, लेकिन वो इस उधार को अदा नहीं कर पाए थे। इसलिए अब उनकी मृत्यु के बाद वो जानते हैं कि उनका उधार देने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई तैयार होगा क्योंकि ना तो उनका कोई बेटा है जिससे वो उधार मांग सके, इसीलिए उन्होंने मेरे नाना के घर पर कब्ज़ा कर लिया।
मेरे पति उधार अदा करने के लिए तैयार थे, लेकिन जितनी रकम उन लोगों ने बताई थी वो देना हमारे बस की बात नहीं थी। मुझे यकीन था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरे नाना ने कभी भी किसी से उधार नहीं लिया। वो कम से कम गुजारा कर लेते थे, लेकिन कभी किसी से पैसे उधार नहीं मांगते थे। ये सिर्फ उन्होंने मेरे नाना का घर हथियाने के लिए झूठ का सहारा लिया था, क्योंकि वो जानते थे नाना की तो मृत्यु हो गई है। ऐसे में उनसे कोई सवाल जवाब करने वाला भी नहीं होगा। वह आसानी से इस घर को अपने कब्ज़े में ले लेंगे। मेरे पति ने मेरा इस मामले में साथ दिया और मुझसे वादा किया कि वो इन लोगों को नाजायज़ इस घर पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो इन लोगों ने मेरे घर को अपने कब्ज़े में ले लिया था। मैं बहुत परेशान थी। मेरे पति ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि किसी तरह इस मसले का हल हो जाए और इस घर को वापस लिया जाए, क्योंकि वो मेरे नाना की निशानी थी। मैं ऐसे किसी इंसान के हाथ में कैसे दे सकती थी। अदालत में केस अभी तक चल रहा था, लेकिन इसका कोई फ़ैसला ना आया। 7 महीने इसी तरह गुजर गए, जब एक दिन मेरा पति घर से बाहर काम में गया था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, इसमें वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया। मैंने उसका इलाज करवाने के लिए अपने गहने तक बेच दिए, यहाँ तक कि मेरी नानी ने जो मेरे लिए इतना कुछ बनाया था, सारे कीमती गहने मैंने बेचकर अपने पति का इलाज पर लगा दिया। लेकिन फिर भी मेरे पति की जान न बच सकी और वो इस दुनिया से चला गया। उसके जाने के बाद मेरे ससुराल वाले मेरे ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया कि मैंने पहले बचपन में अपने मामा पापा को निगल गई, इसके बाद मेरे नाना नानी मुझे छोड़कर चले गए और अब शादी करके इस घर में आई तो उनके बेटे की भी जान ले ली। हैरत की बात थी कि वो लोग जो कल तक मेरे साथ अच्छा तरह से पेश आते थे, आज वही लोग मेरे दुश्मन हो गए थे। मेरे जेठ और जेठानी तो मुझे इस घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं थे, जबकि मेरी सास तो अच्छी औरत थी। उन्होंने सब लोगों को समझाने की कोशिश भी की कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे इस घर से कहीं नहीं जाने दें। मैं उनके बेटे की विधवा हूँ और इसी घर में रहूँगी। लेकिन मेरे जेठ और मेरी जेठानी मुझे इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं थे। वो क्यों नहीं रखना चाहते थे, ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानती थी। उन्हें इस घर में मुझे हिस्सा देना पड़ेगा, आखिर मैं उनके भाई की विधवा थी। तो ऐसे में वो इस घर में से हमें सारी चीज़ों में से हिस्सा देना पड़ेगा। और मेरे जेठ ये सब कुछ हज़म करना चाहते थे, इसलिए वो मुझे इस घर से निकालना चाहते थे। मेरी सास बूढ़ी औरत थी, इस तरह अपने जवान बेटे से कैसे लड़ सकती थी। आखिर उनको भी अपने बेटे के सहारे ही ज़िंदगी गुजारनी थी। उन्होंने मेरे साथ देने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिर आखिरकार मेरे पति की मौत के बाद मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल दिया। नाना नानी भी इस दुनिया में नहीं रहते और जो उनका घर था वो भी किसी ने अपने कब्ज़े में कर लिया था। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार था जिसके पास मैं चली जाती। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक सहेली थी बचपन की, वो बहुत मुश्किल समय में उसने मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन अब मैं सारी ज़िंदगी उस पर बोझ बनकर नहीं गुजार सकती थी। मुझे अपने लिए कुछ करना था और अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी थी। मेरी सहेली ने इन सारे कामों में मेरी बहुत मदद की। वो इस घर में अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति एक अच्छा इंसान था। उसने भी मुझे अपनी बहन मानकर अपने घर में जगह दे दी, लेकिन अब मैं सारी ज़िंदगी इन लोगों के साथ नहीं रह सकती थी। इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ तो अपने लिए करना था। मैंने सोच लिया था मुझे क्या करना है। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए कि स्कूल में मुझे नौकरी मिल गई और मैंने अपने लिए किराए का घर ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी सहेली के पति ने मुझे मना किया और ये कहा कि मैं इनके घर में रह सकती हूँ, लेकिन इस बात पर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस तरह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। आज उन्हें मेरे इस घर में रहने से आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर और दिन रहती तो मुमकिन था कि इन लोगों को मुझसे परेशानी होने लगती। ऐसे में जो उनसे थोड़ी बहुत अच्छी जान पहचान थी वो भी ख़त्म हो जाती, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने उनसे मदद मांगी और उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए कोई ठीक ठाक सा एक कमरे का मकान ढूंढ दें। वो लोग उस जगह पर काफ़ी समय से रह रहे थे, इसलिए थोड़े ही समय में मेरे लिए एक अच्छा सा एक कमरे का मकान ढूंढ लिया, जिसका किराया भी ठीक था। मेरे पास ज़्यादा सामान तो नहीं था, जो कुछ मेरे पास था वो सारा सामान लेकर मैं इस एक कमरे के मकान में रहने लगी। दिन में मैं स्कूल चली जाती, वहाँ से दोपहर को वापस आती और फिर उसके बाद मेरा सारा समय घर में गुजरता। मोहल्ले में कहीं मेरा आना जाना नहीं था, क्योंकि मैं अकेली रहती थी, इसलिए कहीं ज़्यादा आना जाना करने की वजह से मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। लोग मेरे बारे में गलत बात भी सोच सकते थे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मोहल्ले के कोने में ही एक किराए की एक दुकान थी। मुझे जब भी सामान लेना होता, सौदा लेना होता, तो मैं उसी दुकान पर जाती, क्योंकि वो दुकान मेरे घर के पास थी। मैं अकेली रहती थी और कोई ना था भी नहीं, इसलिए घर के काम कुछ भी होते, बाहर के होते, मुझे खुद करने पड़ते थे। मैं अकेली सौदा लेने दुकान पर चली जाती तो दुकान वाला मुझसे बहुत अच्छे से पेश आता। मुझे उसकी ये बात बहुत पसंद थी, इसलिए मैं हमेशा उसी की दुकान पर जाया करती थी।
एक दिन इसी तरह मैं उसकी दुकान से सौदा लेकर अपने घर वापस आ रही थी, जब रास्ते पे मुझे मेरी पड़ोसन मिली। मेरी पड़ोसन मेरे साथ बातचीत तो नहीं थी, लेकिन गली में आते जाते एक दो बार उससे मुलाकात हुई थी। दिन में मेरे पास समय नहीं होता था, मैं किसी के घर जाती और शाम को वैसे भी मुझे कहीं आना जाना पसंद नहीं था, और ना ही वो कभी मेरे घर आई थी। रास्ते थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी, इसलिए मैं जानती थी। जब उसने मुझे रास्ते में देखा तो मेरी पड़ोसन मुझे ये कहने लगी, उस बदमाश की दुकान पर मत जाया करो, और कहने लगी वह एक नंबर का आवारा इंसान है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे तो इस इंसान में कोई बुराई नहीं लगती थी, बल्कि वो तो जब भी मैं जाती तो मुझसे बड़ी इज्जत से पेश आता था। इसीलिए मेरी पड़ोसन उसके बारे में कुछ और ही कह रही थी। उसने मुझे बताया कि मैं इस मोहल्ले में नई आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ के लोगों को नहीं जानती हूँ। ये आदमी तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है कि मोहल्ले की औरतों को आते जाते ताड़ता है। ये मोहल्ले में यहाँ पर सारा वक्त वो दुकान पर बैठा रहता है, इसीलिए इसे ये भी पता होता है कौन आदमी घर पे है और कौन नहीं। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि जब उसे ये पता होता है कि फ़ला आदमी अपने घर पर नहीं है, अपने काम की वजह से कहीं बाहर गया हुआ है, तो ये रात को दीवार फांदकर उसके घर पहुँच जाता है। मोहल्ले की सारी औरतों के साथ उसने ऐसा ही किया है, लेकिन क्योंकि इसके पीछे कोई मजबूत हाथ है, इसलिए लोगों ने बहुत बार उसे मोहल्ले से निकालने की कोशिश की है, लेकिन निकाल नहीं पाए। क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए लोगों ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया और सब अपनी रक्षा खुद करते हैं। कोई भी इससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा, मैं नई आई हूँ और वो मेरी तक है, इसलिए मुझे समझा रही है। बाकी जो मुझे ठीक लगे मैं कर सकती हूँ। उसकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया था, लेकिन एक बात जो मैं सोच रही थी वो ये थी कि मुझे इस मोहल्ले में आए हुए ख़ुद 15-20 दिन गुजर गए थे। इतने दिनों से तो मैं उसकी दुकान पर जाया करती थी। वो जानता था कि मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, लेकिन आज तक उसने ना तो मुझसे कोई गलत बात की थी और ना ही कभी नज़र उठाकर मुझे देखा था। एक तरफ उस इंसान की अच्छाई की गवाह मैं खुद थी, तो दूसरी तरफ मेरी पड़ोसन है। उसने जो बातें कही थी वो मुझे परेशान कर रही थी। आखिर वो किसी के बारे में ऐसी गलत बातें क्यों करती? कोई ना कोई तो बात होगी, तभी तो उसने ये सब कुछ कहा है। मैंने कुछ सोच लिया था और मुझसे सतर्क रहना होगा। एक दिन मैं उसकी दुकान पर सौदा लेने के लिए गई तो उसने मुझसे रिश्ते की बात कर दी। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और साथ ही अपनी पड़ोसन की सारी बातें याद आ गई। इसका मतलब ये था कि वो अच्छा होने का ड्रामा कर रहा था। हकीकत में उसकी नज़रों में वाकई खोट थी, इसलिए उसने मुझसे शादी की बात की है। मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसने बदले में मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप अपना सामान लेकर घर वापस आ गई, और उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं उस इंसान की दुकान पर सौदा लेने नहीं जाऊंगी। मुझे दूर जाना मंजूर था, लेकिन उसकी दुकान से मैं कुछ नहीं ख़रीदूँगी। और मैंने उसे थप्पड़ मारा था तो वहाँ पे कुछ औरतें भी थीं जिन्होंने थप्पड़ मारते हुए मुझे देख लिया था, और दूर पर कुछ आदमी भी मौजूद थे। उन्होंने भी ये दृश्य देखा, लेकिन फिर भी उस इंसान ने जवाब में मुझे कुछ नहीं कहा, खामोश होकर एक तरफ हो गया। उस रात मैं अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक कोई दीवार से कूदा तो मैं डर गई। मुझे लगा वही दुकान वाला इंसान मेरे घर में घुस आया है, क्योंकि मेरी पड़ोसन ने ऐसा ही बताया था और आज मैंने उसे थप्पड़ भी मारा था। यकीनन वो अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए ही मेरे घर में घुसा था। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने खड़ा वो इंसान दुकानदार नहीं बल्कि पड़ोसन का पति था। उसके पति को 2 बार मैंने मोहल्ले में देखा था। उसने मुझसे कहा था कि मुझे इस मामले में कोई भी परेशानी हो तो मैं उसे बता सकती हूँ। ये तो वही आदमी था जो मेरे घर में मौजूद था और अजीब नज़रों से घूर रहा था। फ़ौरन मेरे पास आया और उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि वो जानता था अभी मैं फ़ौरन चीखना शुरू कर दूँगी और सब लोगों को जमा कर लूँगी। इसलिए उसने सबसे पहले मेरे मुंह पे हाथ रखा और घसीटता हुआ मुझे कमरे में वापस ले जाने लगा। मैंने बहुत हाथ पैर मारे और अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं एक कमज़ोर औरत थी और वो एक मर्द था। मैं कहाँ उसका मुकाबला कर सकती थी। वो ज़बरदस्ती मुझे कमरे में ले आया, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाता कि अचानक ही मेरे घर का दरवाज़ा खुला था और कुछ लोग घर के अंदर दाखिल हो गए, जिनमें मोहल्ले के कुछ लोग भी थे और वही दुकानदार, वो भी उसके साथ ही था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हें यहाँ लेकर आया है। इन सब लोगों को यहाँ देखकर मैंने सुख कर सांस लिया और इस इंसान को धक्के देकर मैं बाहर आ गई। मैंने बाहर आते ही सब लोगों को उस इंसान की असलियत बता दी। सब लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और मारते हुए मेरे घर से बाहर लेकर चले गए। मैंने दरवाजे को बंद किया और कमरे में आकर बैठ गई, और सुबह सारा मामला खुलकर सामने आ गया। हकीकत में पड़ोसन का पति एक अच्छा आदमी नहीं था। वही मोहल्ले की औरतों को ताड़ता था और मौका देखते ही उनके घर भी पहुंच जाता था। उन्हें डरा धमका कर ये कहता कि कोई भी उसका नाम नहीं लेंगी, बल्कि अगर उससे पूछा जाए तो वो यही कहेंगी कि वही दुकान वाला है जिसके घर आया था। सारा इल्ज़ाम उस पर डाल देना।
अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो वो उन्हें जान से मार देगा या उनके घर में किसी इंसान को मार देगा या किसी बच्चे को मार देगा। औरतें डरती हुई चुप हो जाती और अपने साथ हुए जुल्म का किसी से बयान न करती। अगर किसी को पता चल भी जाता तो सारा इल्ज़ाम वो औरतें उस दुकानदार पर लगा देती, जो कि एक शरीफ इंसान था। वो खामोश था और सारी बातें खामोशी से बर्दाश्त करता आया, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी बेगुनाही सब लोगों के सामने ज़रूर आएगी। वो लोगों को बताने की कोशिश, समझाने में बहुत कोशिश करता, ये सारे मामले में उसकी कोई कसूर नहीं है, लेकिन लोग उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। ऐसे मामले में औरत की गवाही को ही महत्व दिया जाता है। जब मोहल्ले की औरतें ही उसके खिलाफ़ गवाही देती थी तो ऐसे में लोग उसकी बात कहाँ सुनते और सारा इल्ज़ाम उस पर आ जाता था। बहुत बार मोहल्ले वालों ने उसे यहाँ से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन उसका बड़ा भाई किसी बड़ी पोस्ट पर था, जिसकी वजह से लोग खामोश हो जाते थे और कोई कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वो इस मोहल्ले में रह रहा था। जाने को तो वो खुद भी यहाँ से जा सकता था, लेकिन वो इस तरह इतने सारे इल्ज़ाम अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। उसने सोच लिया था कि वो खुद अपनी बेगुनाही ज़रूर साबित करेगा। और फिर जब मैं इस मोहल्ले में रहने के लिए आई तो वो जानता था कि पड़ोसन के पति को मेरे ऊपर भी नज़र है। वो मौके की तलाश में था। वो इसी तरह से चाल चलता था कि सारे इल्ज़ाम उस दुकानदार पर आ जाते। इसकी वजह से न सिर्फ मोहल्ले वाले बल्कि इस आदमी की खुद पत्नी उसी दुकानदार को गलत समझती थी, जबकि हकीकत में उसका पति ही अच्छा नहीं था। वो दुकानदार तो बहुत ही शरीफ और अच्छा इंसान था। उसने कभी भी किसी को गलत नज़र से नहीं देखा। और फिर उस दिन भी उसने मुझसे शादी की बात इसीलिए की थी क्योंकि वो जानता था कि इस घटिया इंसान की नज़र मेरे ऊपर है। वो मौके की तलाश में है और मौका मिलते वो मेरे साथ भी वही करेगा जो अब तक की बाकी औरतों के साथ करता आया है। इसलिए मुझे इस इंसान से बचाना चाहता था और मुझसे शादी करके इज़्ज़त से मुझे अपने घर ले जाना चाहता था। मगर मैंने इनकार कर दिया और उसको थप्पड़ मार दिया। जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तो कुछ लोगों ने मुझे उससे थप्पड़ मारते हुए देख लिया था। इसीलिए इस बात का फ़ायदा उस आदमी ने उठाया और वो मेरे घर आ गए ताकि बाद में लोग यही समझें कि यही वही दुकानदार मेरे घर आया था मुझसे थप्पड़ का बदला लेने के लिए, क्योंकि मैं लोगों के सामने उसे थप्पड़ मारा था। यही उसका काम था। वो इसी तरह से करता था, किसी न किसी तरह इस दुकानदार के सारे मामले में फंसा देता और वह इंसान चाहकर भी कि किसी अपनी सफाई नहीं दे सकता था। यहाँ पर भी इसने चाल चली थी। वो जानता था कि वो कुछ भी करेगा तो सारा इल्ज़ाम खुद ब खुद इस दुकानदार पर आएगा, क्योंकि मैंने सब लोगों के सामने उसे थप्पड़ मारा था और यह लोग यही समझेंगे कि वो बदला लेने के लिए ही मेरे घर आया है। कुछ इसने वैसे भी उसके चरित्र को लेकर इस मोहल्ले में इस तरह बदनाम कर दिया था कि यहाँ पर कोई भी वैसी कार्रवाई होती तो बिना कहे उसी पर इल्ज़ाम लग जाता। दुकानदार भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि आज रात को ही वो मेरे घर ज़रूर आएगा, क्योंकि वो भी धीरे धीरे इसकी सारी चालबाजियों को समझने लगा था। इसलिए वो इसकी ताक में था और जैसे ही उसने मेरे घर छलांग लगाई थी, मेरे घर की दीवार कूद कर मेरे घर आया था, तो वो कुछ मोहल्ले के आदमियों को लेकर मेरे घर पहुंच गया। मेरे घर का दरवाज़ा खोल कर मैं उन्हें अंदर ले आया था और सारी सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ गई। इस आदमी की सारी चालाकी किस तरह से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। जब वो पकड़ा गया था सब औरतों ने ही गवाही दे दी थी कि उनके घर में आने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि यही आदमी था जो उन्हें डरा धमका कर ले जाता था। उनसे ज़बरदस्ती ये कहता था कि अगर उनसे कोई पूछे तो उसी दुकानदार का नाम ले। अगर वो उसका नाम नहीं लेंगी तो उनके बच्चों को जान से मार देगा या उनके पतियों को मार देगा। इस तरह की धमकियाँ देता था, जिसकी वजह से वो औरतें डर जाती थी और वो वही करती थी जो उन्हें कहने के लिए करता था। खामोशी से इस बेगुनाह इंसान पर इल्ज़ाम लगाते थे। इस दुकानदार की बेगुनाही सबके सामने आ गई थी, जबकि असली मुजरिम सबके सामने आ गया था। मेरी पड़ोसन जो दुकानदार को गलत कह रही थी, आज उसका पति ही गलत निकला। वो खुद हैरान और परेशान थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मोहल्ले की जितनी भी औरतें ने इस दुकानदार पर अब तक इल्ज़ाम लगाया था, सब ने उससे माफ़ी मांगी और उसने सब औरतों को अपनी बहन समझते हुए दिल से माफ़ कर दिया। उस इंसान को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। मोहल्ले वालों ने उसे पुलिस के हवाले किया। इन लोगों का कहना था कि वो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। मोहल्ले में वो बहुत ही शरीफ बनता था और बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करने की कोशिश भी करता, ये जाहिर करने की कोशिश करता कि वह बहुत ही शरीफ और अच्छा इंसान है। सभी लोग उसे अच्छा समझते थे, इसलिए कभी किसी का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं, जबकि वो बीच बीच में इस तरह की घटिया हरकतें करता रहता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह अच्छाई का तबादला ओढ़कर इस तरह की हरकतें करेगा और सभी लोग उसे बहुत अच्छा समझते थे। ये समझ रहे थे कि बहुत ही मदद करने वाला और अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी सच्चाई जानकर सब लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा और उसे उसके किए की सज़ा दिलवाने के लिए जेल भेज दिया। अब मैं अपने घर में सुकून से रह सकती थी, लेकिन जो हादसा मेरे साथ हुआ था उसके बाद मैं बहुत डर गई थी। मैं अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकानदार को हाँ कर दी और वो अभी भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, जबकि उसे किसी भी बात पर कोई आपत्ति नहीं थी।
और कुछ मोहल्ले के ही लोगों ने पुस्तकी में उसने मुझसे शादी हो गई और मैं वो किराए का घर छोड़कर उस दुकानदार के घर आकर रहने लगी। वो गुज़रते वक्त के साथ मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वो वाकई बहुत ही शरीफ और अच्छा इंसान है। मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया था। मैंने उसके साथ कबूल कर लिया। मैंने सारी पुरानी बातों को भुला दिया और नए तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू की। मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी क्योंकि मुझे अब काम करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा पति इतना कमा लेता था कि हम दोनों का बहुत अच्छा गुजारा हो जाता था। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने पति के साथ खुश रहने लगी थी और मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी सुरक्षा करने वाला मेरे साथ मौजूद है, जो मुझे हर कठिनाई से बचा सकता है। जब मेरी उससे शादी नहीं हुई थी तब उसने मेरी मदद की थी, जबकि अब तो मैं उससे शादी कर चुकी थी। तो मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो हर तरह से मेरी सुरक्षा करेगा। जो केस मैंने अपने नाना के घर के लिए किया था वो केस भी मैं जीत गई थी और मेरे नाना का घर भी मुझे वापस मिल गया था। और इन सारे काम में मेरे पति ने ही मेरा बहुत मदद की थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद